जीएसटी एवं इससे संलग्न अन्य कानून के प्रावधानों में जो भी परिवर्तन हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा और विश्लेषण करने के इस अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम द टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020 के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। इस कानून को 29 सितंबर 2020 को संसद द्वारा पारित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति मिल गई है। इसकी इफेक्टिव डेट 31/3/2020 की रखी गई है, क्योंकि इसी नाम का जो अध्यादेश जारी किया गया था वह 31 मार्च 2020 को जारी किया गया था। इसके जो शुरुआत के सेक्शंस हैं 1 से 5 तक, वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं। सेक्शन 6 जो है वह इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रावधानों के बारे में चर्चा करता है। इसमें बताया गया है कि जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 या कस्टम्स एक्ट 1962 या कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 या चैप्टर 5 फाइनेंस एक्ट 1994 जो सर्विस टैक्स से रिलेटेड था, उसके अंतर्गत किसी भी कार्य करने के लिए, कोई भी नोटिस इश्यू करने के लिए, कोई ऑर्डर इश्यू करना हो, कोई इंटीमेशन देना हो, नोटिफिकेशन इश्यू करना हो या कोई सैंक्शन या अप्रूवल देना हो किसी भी अथॉरिटी, कमीशन या ट्राइब्यूनल द्वारा, या कोई अपील, रिप्लाई और एप्लीकेशन फाइल करना हो, या कोई रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न या स्टेटमेंट देना हो जिसकी तिथि 20 मार्च 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 के बीच में थी, उसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। और साथ ही साथ सरकार को यह भी शक्तियां प्रदत्त की गई है कि सरकार चाहे तो इस तिथि को और भी आगे बढ़ा सकती है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने दिनांक 30/9/2020 को एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार ये सभी कॉम्प्लायंस के लिए जिनकी तिथि 20 मार्च 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 के बीच में आती हो, वो सारी तिथियों को 31/12/2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे सरकार को और करदाता को, दोनों को ही इस कोरोना काल में कंप्लायंस करने में या कुछ एक्शन लेने में अतिरिक्त समय मिल जाएगा। अब इसके अलावा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या बदलाव आए हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। द टैक्सेशन एंड अदर लॉस रिलैक्स सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020 की सेक्शन 7 के द्वारा सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 168A को इंसर्ट किया गया है। यह वैसा ही सेक्शन है जो अध्यादेश के द्वारा इंसर्ट किया गया था। इस सेक्शन के द्वारा सरकार को यह शक्तियां प्रदत्त की जाती है कि जिसमें कोई युद्ध की परिस्थिति हो या बाढ़ की परिस्थिति हो, सूखे की परिस्थिति हो, या जो महामारी अभी कोरोना की फैली है, ऐसी जो अप्रत्याशित जो स्थितियां पैदा हो जाए जिसके अंदर कोई एक्शन कंप्लीट ना की जा सके या जो कंप्लायंस करना है वो न किया जा सके, तो उसकी तिथि को सरकार बढ़ा सकती है। इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने जीएसटी के कंप्लायंस की जनरली तिथियां 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी, और अभी भी ई वे बिल के लिए तिथियों अलग अलग नोटिफिकेशन से बढ़ाई हुई है। इसके अलावा नोटिफिकेशन नंबर 69 ऑफ 2020 जो 30 सितंबर को जारी किया गया है, उसके अंतर्गत जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की तिथि है 2018-19 के लिए, जो पहले 30 सितंबर तक की थी, उसको ये नोटिफिकेशन नंबर 69 ऑफ 2020 के द्वारा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 70 ऑफ 2020 सीजीएसटी रूल्स 2017 के रूल 48 के सब रूल 4 में कुछ संशोधन करता है। ये रूल 48 के अंतर्गत ई इनवॉइस जारी करने का प्रावधान है, जो उन करदाताओं के लिए
आवश्यक है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से अधिक हो। तो पहले ये केवल अ फाइनेंशियल ईयर लिखा था, अभी 2017-18 से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो ई इनवॉइस करना उस करदाता के लिए जरूरी होगा। और इसमें एक वर्ड और फॉर एक्सपोर्ट्स भी जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार यदि एक्सपोर्ट के लिए भी माल क्लियर होता है तो ई इनवॉइस जारी करना आवश्यक रहेगा। नोटिफिकेशन नंबर 71 ऑफ 2020 के द्वारा रूल 46 के 6th प्रोविजो के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें कुछ संशोधन किया गया है। उसके अनुसार जो करदाता को टैक्स इनवॉइस में क्यूआर कोड लगाना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट 500 करोड़ के टर्नओवर की एक फाइनेंशियल ईयर में थी, वहां अब एक फाइनेंशियल ईयर के बदले में 2017-18 के बाद के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि 500 करोड़ का टर्नओवर है तो टैक्स इनवॉइस के अंदर क्यूआर कोड लगाना आवश्यक होगा। और पहले इस प्रावधान के लागू होने की तिथि जो 1 अक्टूबर 2020 थी, वह अब बढ़ाकर 1 दिसंबर 2020 कर दी गई है। नोटिफिकेशन नंबर 72 ऑफ 2020 के द्वारा सीजीएसटी रूल्स 2017 के कुछ प्रावधानों में सुधार किया गया है। इसके अंतर्गत रूल 46 जो कि इनवॉइस इश्यू करने के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स है वो दर्शाता है, उसमें क्लोज आर इंसर्ट किया गया है। इसके अंतर्गत जिन करदाताओं को रूल 48 सब रूल 4 के अंतर्गत ई इनवॉइस जारी करना है, उन इनवॉइस के अंदर क्विक रेफरेंस कोड होना चाहिए और उस क्यूआर कोड के अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर होना आवश्यक है। रूल 48 सब रूल 4 के अंदर एक प्रोविजो ऐड किया गया है, जिसके अंतर्गत कमिश्नर को यह शक्तियां प्रदत्त की गई है कि वह किसी भी क्लास ऑफ पर्सन्स को ई इनवॉइस इश्यू करने की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से एग्जम्प्ट कर सकते हैं, उसमें से छूट दे सकते हैं। रूल 138A सब रूल 2 के अंदर उसे संशोधित कर दिया गया है, जिसके अनुसार यदि इनवॉइस का क्यूआर कोड जिसके अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर एम्बेडेड है, उसे रोड पेट्रोलिंग के दरमियान या किसी अधिकारी के मांगने पर इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस कर दिया जाए तो टैक्स इनवॉइस की फिजिकल कॉपी प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स रेट इश्यू किया गया है। जो नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सर्विसेज को एग्जम्पशन देता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट और बाय अ वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, भारत के कस्टम स्टेशन से लेके बाहर ले जाने के लिए जो भी एयरक्राफ्ट या वेसल की सेवाएं उपयोग में ली जाती है, उसे 30 सितंबर 2020 तक एग्जम्प्ट किया गया था। लेकिन अब यह नोटिफिकेशन 4 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स रेट के द्वारा इस एग्जम्पशन को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। कस्टम से रिलेटेड कुछ प्रावधान। नोटिफिकेशन नंबर 35 ऑफ 2020 कस्टम्स के द्वारा ओपन सेल 15.5 इंच और उससे ऊपर के फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलसीडी एंड एलईडी टीवी पैनल्स ऑफ हेडिंग 8529, इसके ऊपर 1 अक्टूबर 2020 से फिर से 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी गई है। अब तक यह एग्जम्प्टेड था। नोटिफिकेशन नंबर 93 ऑफ 2020 कस्टम्स नॉन टैरिफ के द्वारा कुछ वस्तुओं के ऊपर टैरिफ वैल्यू डिक्लेयर की गई है। जो पुरानी टैरिफ वैल्यू थी उसमें कुछ संशोधन किया गया है। धन्यवाद।